नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। हमने पूर्व के वीडियो में अरस्तु की जीवन, अरस्तु के पुस्तकें, अरस्तु के पर पड़ने वाले प्रभाव आदि का आपसे हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अरस्तु की अध्ययन पद्धतियों के बारे में आपसे विचार करेंगे। द मेथड ऑफ अरिस्टोटल, अर्थात अरस्तु ने अपने जो दर्शन दिया, जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत दर्शन में किन किन अध्ययन पद्धतियों का उन्होंने उल्लेख किया। बारकर कहते हैं कि अरस्तु ने एक वैज्ञानिक की तरह काम किया है। उसके ग्रंथ क्रमबद्ध है, उसकी रचनाएं समीक्षात्मक एवं सतर्क है। उसमें कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि यथार्थ का पुट है। अर्थात वह पूर्ण रूप से तार्किकता की बात करता है, क्रमबद्धता की बात करता है, समीक्षा की बात करता है और वो यथार्थ की बात करता है। कल्पनाओं में उसका किसी प्रकार से कोई विश्वास नहीं है। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है, उनकी हम निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली जो पद्धति है वो है उद्गमनात्मक अध्ययन पद्धति। उद्गमनात्मक अध्ययन पद्धति, अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन में उद्गमनात्मक पद्धति को स्वीकार किया है। प्लेटो सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है, जबकि अरस्तु विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है। अर्थात पहले विशेष लेता है और फिर विशेष से वो सामान्य की बात करता है। प्लेटो न्याय, सत्य, सौंदर्य आदि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी विशेष वस्तु की जांच करता है, परंतु अरस्तु दृश्यमान जगत के वास्तविक पदार्थों को अपने विचार का आधार बताते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। दूसरा, ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड। राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिकता का सहारा अगर किसी ने सबसे पहले लिया था तो वह अरस्तु ने लिया था। अरस्तु को ऐतिहासिक पद्धति का जनक कहकर भी पुकारा जाता है। अर्थात इतिहास से उन्होंने साक्ष्य लिए थे। वह तत्कालीन जो यूनानी समाज था और जो नगर राज्य थे यूनानी, उसमें जो प्रचलित करीबन 158 शासन विधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राज्य विषयक सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया है। उसके सब विचार इतिहास और निरीक्षण पर आधारित है। राज्य के विकास संबंधी विचार, युद्ध तथा गृह युद्ध संबंधी विचार आदि को पढ़ने से उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहज ही नजर आती है। अर्थात उन्होंने इतिहास से बहुत सारी बातें अपने दर्शन में ग्रहण की। बहुत सारे जो 158 देशों का जो संविधान था उनका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, तो वो एक उन्होंने इतिहास को अपने अध्ययन का बेस बनाया। तीसरा है स्व उद्देश्यी विधि, टेलोलॉजिकल विधि। अपने अध्ययन में अरस्तु ने स्वोद्देश्यी विधि को भी अपनाया है। अरस्तु के अनुसार हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है। वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है। जब वस्तु अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है, तभी उसका पूर्ण विकसित रूप स्पष्ट होता है। यानी प्रत्येक वस्तु अपने निर्माण में अग्रसर निरंतर प्रयास करती है। जो उसकी सच्ची प्रकृति है, इसी विचार के अनुसार उसने पॉलिटिक्स में कहा, अपनी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स, उसमें कहा कि परिवार जैसी सीमित संस्था ने अपने उद्देश्य की ओर गतिमान होकर राज्य के व्रत स्वरूप को प्राप्त किया है। अर्थात परिवार से ही किसका निर्माण हुआ है? राज्य का निर्माण हुआ है। किस आधार पर? गतिमान आधार पर हुआ है। चौथी जो उनकी विधि है वह है सादृश्यवाची एनोलॉजिकल विधि। सादृश्यवाची विधि या एनोलॉजिकल मेथड। अरस्तु ने प्राणी जगत तथा चिकित्सा विज्ञान से सादृश्य ढूंढ निकाले हैं। पॉलिटिक्स में अनेक स्थानों पर वह राजनीति की कला की चिकित्सा की कला की तुलना करता है। पांचवा है विश्लेषणात्मक विधि
अथवा एनालिटिकल मेथड। अरस्तु का कहना है कि विशेषज्ञों और विद्वानों ने अपने दर्शन में विश्लेषणात्मक पद्धतियों को एक प्रमुख विशेषता के रूप में अपनाया। किसने अपनाया? अरस्तु ने अपनाया। विश्लेषणात्मक विधि के आधार पर ही अरस्तु ने राज्य के निर्माण और सभाओं का अध्ययन करने के लिए उसके निर्माणकारी अंगों, परिवारों, गांवों का विश्लेषण किया है। किसका विश्लेषण किया है? परिवारों का किया है, गांवों का किया है। किस विधि के आधार पर किया है? विश्लेषणात्मक विधि के आधार पर किया है, एनालिटिकल मेथड के आधार पर किया है। उसने राज्य के संबंध में अपना निष्कर्ष उसके निर्माणकारी अंग, मेनली कौन है निर्माणकारी अंग? नागरिक के संदर्भ में निकाला है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु की पद्धति कैसी थी? साइंटिफिक थी, यानी वैज्ञानिक थी, हिस्टोरिकल थी, एनालिटिक थी और आगमनात्मक थी। अर्थात वो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक उसकी अध्ययन पद्धतियाँ थी। वह कुछ तथ्यों का अध्ययन करता है तथा उन्हीं तथ्यों से वह निष्कर्ष निकालता है। पहले वो तथ्यों का अध्ययन करता है और उसी के आधार पर वो रिजल्ट निकालता है, कंक्लूजन निकालता है। वह इतिहास और घटनाओं का विश्लेषण और विवेचन करता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसकी ख्याति का मुख्य आधार यह है कि उसने राजनीतिक घटनाक्रम के अध्ययन में तुलनात्मक कंपैरेटिव मेथड को अपनाया है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र और संपूर्ण विज्ञान का रूप और दर्जा किया है और उसने राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अर्थात उसका सबसे अच्छी जो उसकी बात थी अपने अध्ययन की, वो बात थी कंपैरेटिव मेथड। अर्थात वो अपने अध्ययन में तुलनात्मकता पर बल देता है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाता है और इसी आधार पर उसने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया और उसी आधार पर वो राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्चता प्रदान करता है। अब अरस्तु के ऊपर किन किन लोगों का प्रभाव हुआ? अरस्तु का प्रभाव किन किन लोगों पर था? इम्पैक्ट ऑफ अरिस्टोटल। अरस्तु ने किन किन लोगों को प्रभावित किया? अर्थात अरस्तु का प्रभाव। अरस्तु की पॉलिटिक्स ने हमेशा ही उन दार्शनिक के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य किया है जो उसके बाद विचार जगत में आए हैं। अर्थात वो उन लोगों के लिए क्या था? एक आदर्श था। उन लोगों ने अरस्तु से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जाना है। अरस्तु ने इसमें यूनानी राज्यों में व्याप्त बुराइयों का विश्लेषण किया। उस समय जो तत्कालीन समय में जो बुराइयां थी, उन बुराइयों का उन्होंने क्या किया? विश्लेषण किया। उनकी शासन प्रणालियों में विद्यमान बुराइयों का पर्दाफाश किया कि शासन प्रणालियों में क्या क्या खामियां हैं, उनका उन्होंने उजागर किया। उन व्याधियों को दूर करने के लिए व्यवहारिक सुझाव भी दिए। न केवल उन कमियों को उन्होंने उजागर किया, बल्कि उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने समाधान भी सुझाए, व्यवहारिक सुझाव दिए। कल्पना पे आधारित नहीं, बल्कि व्यवहारिक सुझाव उन्होंने उनके द्वारा दिए गए। यह यूनानी राजनीति के सामूहिक अनुभव से तैयार किया गया एक ऐसा बौद्धिक ग्रंथ है जो समस्त राजनेताओं के लिए मार्ग निर्देशक पुस्तिका समतुल्य है। कौन सा? पॉलिटिक्स सबके अनुभव के आधार पर, खुद के अनुभव के आधार पर नहीं, सबके अनुभव के आधार पर उन्होंने एक ऐसे बौद्धिक ग्रंथ का निर्माण किया है जिसे प्रत्येक राजनेता मार्ग निर्देशन प्राप्त कर सकता है। अगर हम मध्य युग की बात करें तो मध्य युग में अरस्तु के सही उत्तराधिकारी संत थॉमस एक्विनास हुए। संत थॉमस एक्विनास ने न केवल अरस्तु की पॉलिटिक्स का गहरा अध्ययन किया, बल्कि अरस्तु के समुच्चय विधि शास्त्र की पुनर्स्थापना भी उनके द्वारा की गई। पॉलिटिक्स के अध्ययन के साथ साथ उन्होंने विधि शास्त्र की पुनर्स्थापना भी की गई। वस्तुतः थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के विचारों के प्रचार में काफ़ी सहायता दी और उनको आगे बढ़ाया। अरस्तु के विचारों के प्रचार में काफ़ी सहायता की। और दांते ने भी अपनी उनकी पुस्तक का नाम था दी मोनार्कियो में यत्र तत्र अरस्तु की पॉलिटिक्स का उल्लेख किया है। मोनार्कियो में भी उन्होंने उसका उल्लेख कहीं न कहीं किया है। मार्सिलियो द पेंदुआ ने की पुस्तक डिफेंसर पेसिस अरस्तु के विचारों से पूर्ण रूप से प्रभावित थी। इसी प्रकार से आधुनिक राजनीति सिद्धांत के जनक मैकियावेली के विचार पर भी अरस्तु की पूर्ण रूप से छाप स्पष्ट रूप से हमको दिखाई पड़ती है। उसकी पुस्तक द प्रिंस में क्रांति संबंधी जिन विचारों का उल्लेख
किया गया वे मोटे रूप से अरस्तु की क्रांति संबंधी विचारों की टिप्पणी पर ही आधारित है। तो मोंटेस्क्यू पर, मैकियावेली पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ता है, अरस्तु का पड़ता है। आधुनिक युग में जिन दार्शनिकों पर अरस्तु का प्रभाव दिखलाई पड़ता है उनमें हुकर, बोंदा, जॉन लॉक, हंटिंगटन तथा मॉन्टेस्क्यू के नाम महत्वपूर्ण रूप से लिए जा सकते हैं। बोंदा ने राज्य का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें अरस्तु के सिद्धांत की प्रत्यक्ष साफ दिखाई पड़ती है। और बोंदा ने जो राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की वो किसके आधार पर की? अरस्तु के सिद्धांतों के आधार पर की। इसी प्रकार से हुकर तथा लोक ने उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों का जो निरूपण किया तथा सरकार के 3 अंगों का पृथक्करण किया वो अरस्तु के अनुसार ही किया गया था। मोंटेस्क्यू ने भी इतिहास का अध्ययन किया और अरस्तु की प्रणाली के अनुसार आगमनात्मक पद्धति को अपने विचारों का आधार बनाया। आदर्शवादी विचारक हीगल और ग्रीन ने भी बहुत कुछ सीमा तक अरस्तु की विचार श्रृंखला को ही अपनाया है। तो हीगल भी प्रभावित थे, ग्रीन भी प्रभावित थे, ये सब लोग आदर्शवादी विचारक थे जो कि अरस्तु से कहीं न कहीं उसकी सिद्धांतों से प्रभावित हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने मध्यकालीन और आधुनिक विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज भी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी अध्ययन तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता जब तक कि पृष्ठभूमि के रूप में अरस्तु के विचार दर्शन को समझा जाए। अपने इसी व्यापक प्रभाव के कारण अरस्तु को राजनीतिक चिंतन का श्रीगणेश करने वाला राजनीति विज्ञान का पिता तथा राजनीति शास्त्र का पहला वैज्ञानिक कहा जाता है। उसका मध्य मार्गी दृष्टिकोण आधुनिक उदारवाद को जन्मदाता कहा जा सकता है। तो अरस्तु के विचारों का बहुत सारे मध्य युग के विचारकों और आधुनिक युग के राजनीतिक विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी अध्ययन पद्धतियों के आधार पर हम कह सकते हैं, उनके सिद्धांतों के आधार पर कह सकते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता हैं। धन्यवाद।